सुप्रभात आप सभी को, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कुरुक्षेत्र IAS अकेडमी। आज दोस्तों 7 जुलाई है, 7th ऑफ जुलाई को जो भी 7th ऑफ अगस्त, आज जो भी इम्पोर्टेंट हिंदी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं उसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिल्ली करंट अफेयर्स एनालिसिस बाय द कुरुक्षेत्र IAS अकेडमी। तो पहला जो न्यूज़ था वो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था। इसको हम GS पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस दैट इज NSO recently released a detailed report which is based on the household consumption expenditure survey that is the 2022 to 2023। तो इसमें इस रिपोर्ट से हमें ये पता लगा है कि एक्चुअली data on the household consumption expenditure is available in the public domain। इस रिपोर्ट से एक हाउस होल्ड का कितना उसका कंजप्शन है और कितना उसका एक्सपेंडिचर है, ये पब्लिक डोमेन में इस रिपोर्ट से सामने आया है। तो बेसिकली हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट है इस कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एवरी 5 साल, हर 5 साल में ये जो रिपोर्ट है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कंडक्ट करता है। इट इज़ डिज़ाइन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द consumptions of the goods and services by the household. The data collected in the HCES is also utilized for deriving the various other macroeconomic indicator जैसे कि GDP हो गया, पॉवर्टी का रेट हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI हो गया। तो इस सब में ये जो डेटा है ये बहुत यूटिलाइज होता है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल to come to know about what are the expenditure and what are the consumptions of each and every household of our country. Then average MPCE has been calculated as the 2021 and 2011 to 12 prices. This survey covered the whole of the Indian Union except a few inaccessible जो villages हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, बस वहाँ का सर्वे नहीं हुआ है, बाकी पूरे पूरे टेरिटरी में इसका सर्वे किया गया है। द फाइंडिंग ऑफ द लास्ट HCES जो रिपोर्ट है जो कंडक्ट हुआ था 2017-18 में, वे आर नॉट रिलीज्ड आफ्टर द गवर्नमेंट साइटेड द डेटा क्वालिटी इशू। देन सेकेंड जो न्यूज़ है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली हम इसको GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे। जो फूड का जो प्राइसेस है वो पिछले 11 महीनों में बहुत ही नॉन वेजिटेरियन एज वेल एज वेजिटेरियन जो थाली है, जो अभी तो बहुत ही ये न्यूज़ में बना हुआ था कि जो वेज का तो थाली जो फूड होटल्स रेस्टोरेंट में जो वेजिटेरियन फूड है उसका प्राइसेस इज़ मोर हायर दैन द नॉन वेजिटेरियन फूड which is fueled by the sharp of 55% month-on-month surge in the prices of the tomato, onion and potato. That is tomato, onion and potato as per the CRISIL monthly cost tracker for the home cooked meals. बेसिकली हमारे प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, इन्फ्लेशन होता है क्या है, कितना नॉर्मल इन्फ्लेशन होना चाहिए, दैट इज़ +-4%, मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन हो सकता है, मिनिमम 2% इन्फ्लेशन हो सकता है। अगर हम डिफाइन करें कि बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है, तो इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द ऑब्जर्व जनरल प्राइस इंडेक्स बिटवीन द 2 टाइम पीरियड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द मनी। देन व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज विच रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन इज, जैसे डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन में सारे प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके रीज़न क्या है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस, दैट इज द रिडक्शन इन द क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड द मनी सप्लाई। जैसे डिसइन्फ्लेशन का मतलब decrease in the rate of the inflation for a shorter period of time, result in the decrease in the money supply. Demand falls, supply remain unaltered. Then reflation again वापस से नॉर्मल स्टेट में आना, that is stimulating the economy by money supply or by reducing the taxes, opposite of the disinflation. Okay, then इसके इन्फ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे इंडियन इकोनॉमी 4 टाइप्स के कर्व है, दैट इज लॉरेंज कर्व, Laffer curve, Phillips curve and
लॉरेंज, लैफर, फिलिप्स एंड वन मोर, कुजनेट कर्व। तो ये सारे जो कर्व्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन किसके कौन से रिलेशन के बारे में बताता है। जैसे फिलिप्स करके अगर हम बात करें तो फिलिप्स कर्व इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द country, but it is applicable only in the short term. If stagflation come, inflation and unemployment both are at the high. Okay, जो थर्ड जो न्यूज़ था अभी रिसेंट जो बना हुआ है न्यूज़ में, ये जो 6:1 का जो मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पॉपुलेशन में, जैसे कि हमारा ऑलरेडी बैकवर्ड क्लास पीपल के लिए है, दैट इज क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, वैसे ही सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी और पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी। तो इसको हम जीएस पेपर 3 गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था, अ वीक आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट अलाउइंग द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा पावर देता है ये सुप्रीम कोर्ट टू गो अहेड विद द सब कैटेगराइजेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। ये भारतीय जनता पार्टी हैज़ नॉट रिलीज्ड एनी नेशनली फॉर्मुलेटेड स्टेटमेंट और रिएक्शन एंड मेंटेन अ स्टडीड साइलेंस, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया है। इट मीन्स एवरीवन इज फेवरिंग दिस वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन अब हम बात करें तो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, देन कितना परसेंटेज है, क्या उसकी कैटेगरी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी सारी चीज़ें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 341 याद रखिएगा, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन टू लिस्ट एज शेड्यूल कास्ट रेसेस और ट्राइब दैट सफर्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। जो ये शेड्यूल कास्ट के जो ग्रुप है आर जॉइंटली अकॉर्डेड द 15% रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन द लास्ट पिछले 30 साल से जैसे स्टेट हो जैसे पंजाब हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन रिजर्वेशन लॉ एट द स्टेट लेवल in a bid to sub-categorization of the scheduled caste community. ओके, इन द 1975 में जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने इशू किया था एक नोटिफिकेशन टू डिवाइडिंग इट्स 25% जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है एट दैट टाइम इनटू द 2 कैटेगरीज। ये पंजाब का गवर्नमेंट 1975 में ही उसने कैटेगराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। लेटर 2000 में क्या हुआ, अ सिमिलर लॉ इंट्रोड्यूस हुआ बाय द आंध्र प्रदेश विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय द 5 जज constitution bench of the Supreme Court. However, all the plans were challenged in the court and the Supreme Court formed its larger constitutional bench to decide the matter. अभी आपको बहुत ये तो न्यूज़ में बना हुआ है ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो 2004 का जो केस था। In this case, the apex court held that once a community is included in the presidential list of the scheduled caste under the Article 341 of the Constitution, they become the part of a single larger class of the people, casting a wide net for the purpose of the reservation. Then the state did not have the legislative power to create the sub-classification within this single classes. मतलब इनका कहने का ये था कि ये जो क्लास है ये वो प्रॉपर एक होमोजीनियस ग्रुप है, इसमें फर्दर कोई सब क्लासिफिकेशन के चांसेस नहीं है। लेकिन अभी जो वर्डिक्ट आया है, अभी जो कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसमें ये कहा गया है कि ये अभी राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकता है। Because that time it was said like that such a classification would violate the right of equality. The constitution has provided that this list can only be made by the parliament and notified by the president of India. Then Davendra Singh case जो 2020 में आया था another 5-member Supreme Court bench था in the Davendra Singh case unanimously ruled that sub-categorization is constitutionally valid है and suggested a largest constitutional bench rule on the matter. Then matter which is referred to the 7-judge bench is a 7-judge
judge constitution bench is now examining the validity of the 2004 judgment in the EV Chinaiya versus State of the Andhra Pradesh केस को इन्होंने वापस से री-एग्जामिन किया है. The top court is examining the questions like whether the sub-classification inside the scheduled caste and the scheduled tribe categories be permitted like in the case of the other backward classes. And जो second examining जो questions है, if the state assemblies are competent to introduce such law, empowering the state to undertake this exercises. Okay. Then the current verdict asserted that inclusion in the presidential list does not create a uniform, that is a homogeneous class that cannot be further classified. मतलब इनका कहने का मतलब ये जो करंट जो वर्डिक्ट आया 2-3 दिन पहले, ये ऐसा नहीं है कि जो होमोजीनियस ग्रुप है वो सब क्लासीफाई नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है. जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे. तो CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud Sahab described that presidential list as a legal fiction, which is meaning it treated as a real for the legal purpose but does not exist in the actuality. He emphasized that this legal fiction cannot be extended to ignore the internal differences among the scheduled tribe caste, thus allowing for the sub-classification by the state to address the varying level of the disadvantage within the scheduled caste category. थैंक यू सो मच. आज के द हिंदू में यही 3 इंपॉर्टेंट बहुत आर्टिकल्स थे. बाकी भी अदर भी टॉपिक्स हैं, आप उसको थ्रू जा सकते हैं. अगर कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए. आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो मेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.